वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। अभी जो हमारी चीट कोड की सीरीज़ चल रही है उसमें हमने 2 वीडियो कंप्लीट कर लिए है। ये हमारी 3rd वीडियो है। इसमें हम सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। और अभी जो दूसरी वीडियो चल रही हैं ज्योग्राफी की, साइंस की, उनमें हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और हम चाहते हैं इसी तरीके से आप सारी वीडियोज़ देखिए और इस बार एग्ज़ाम 100% क्लियर करिए। देखिए, टोटल जो आपके जो भी कोर्स चल रहा है, टोटल उसमें एक तो थ्योरी पार्ट चल रहा है, एक चीट कोड सीरीज़ चल रही है और प्लस एसएसबी की क्लासेस चल रही हैं। देखिए, थ्योरी प्लस चीट कोड ये दोनों मिला के आपका सीडीएस का एग्ज़ाम, एफकेट का एग्ज़ाम हो या एनडीए का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, बहुत ईजीली क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप सीख रहे हैं कि चीज़ों को करते कैसे हैं और यहाँ चीज़ों को देखना सीख रहे हैं कि चीज़ों को कैसे देख कर समझना है। और फिर बाद में आपको एसएसबी के लिए जो वीडियोज़ हैं आप उनको फॉलो करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं 51th क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज़ नो इंटरनेशनल बाउंड्री। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, जैसे ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे नेपाल हो गया और यहीं पर बिहार है। तो बिहार टच करता है नेपाल को, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सेकंड, छत्तीसगढ़, इसको 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उत्तराखंड देखिए, उत्तराखंड यहाँ पर है, तो उत्तराखंड भी टच करता है दूसरी कंट्रीज़ को। मेघालय, मेघालय यहाँ पर है, ये भी टच करता है बांग्लादेश को। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ना उत्तराखंड हो सकता, ना मेघालय हो सकता, ना बिहार। तो आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज़ इज़ नॉट लोकेटेड ऑन अ रिवर बैंक। कौन सी सिटी जो है जिसके पास से कोई रिवर नहीं जा रही है, ये क्वेश्चन है। हमेशा इंडिकेटिव वर्ड आपको पता होना चाहिए कि पूछा क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, आगरा के साइड में भी रिवर है, कानपुर के साइड में भी है और भागलपुर के साइड में भी है। अब आप पूछेंगे कि सर हमें नहीं पता एग्ज़ाम में, तो देखिए 2 बी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं यही कंफ्यूज करना चाह रहा है। अब आप चीज़ों को, अभी तक आपने जो 50 क्वेश्चन करे हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से चीज़ों के लिए प्रोग्रेस करना है आगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 52 का आंसर हो जाएगा भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो 53rd क्वेश्चन है ना कि झुमरी तलैया और मंडार हिल्स कहाँ पे सिचुएटेड है, ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया था सीडीएस से। ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया था। तो आप कमेंट में बताइए कि दोनों हिल्स कहाँ कहाँ पर हैं। आपको बताना है कमेंट में, स्टेट्स आपको सर्च करना है और बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के बारे में से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? चलिए पढ़ते हैं सारों को। डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ लेस, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ लेस, टेम्परेचर इज़ हाई थ्रू आउट द ईयर, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन आर फाउंड। अब आप अगर कभी साउथ इंडिया गए होंगे तो आपको लगता है कि वहाँ पे एकदम एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं, मतलब एकदम एक्सट्रीम, एकदम मतलब जैसे टुंड्रा में चले गए तो एकदम पूरा ठंडा ही है, गर्मी तो पूरी एकदम रेगिस्तान वाली गर्मी, ऐसा नहीं है ना। तो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं है और वो नॉट ही पूछा है, तो क्या आंसर हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट, देखिए पहला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेक्स कंपोजिशन इज़ नॉट करेक्ट। कौन सा सही नहीं है? देखिए, अब आप चारों सेंटेंस को एक बार पढ़िए। देखो, ऐसा नहीं होता कि हमको हर चीज़ एग्जाम में पता हो, बट एक बार चारों को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये नहीं पूछा है, कि आपको फील हो जाएगा यार ये तो होगा ही नहीं। देखिए पढ़ते हैं, इन सम कंट्रीज सेक्स रेशियो इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स। जो सेक्स रेशियो होता है वो एक्सप्रेस होता है कि कितने मेल हैं बटा में 1000 फीमेल। अब आप, अगर आपको नहीं पता तो एक बार आगे पढ़ लीजिए और भी सेंटेंस पढ़ के देखते हैं। लग रहा है मगर हाँ चलो यार, रेशियो की बात है, शायद ऐसा होता होगा। सेक्स रेशियो इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन इंडिया। भारत में ऐसा होता है, कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है। हाँ, कुछ कंट्रीज, इतनी सारी कंट्रीज हैं, क्या पता कुछ में ऐसा होता हो। इंडिया में, हाँ इंडिया में तो ऐसे ही होता है। नेक्स्ट, एट वर्ल्ड लेवल सेक्स रेशियो इज अबाउट 102 मेल्स पर 100 फीमेल। मतलब 100 फीमेल हैं तो 102 मेल हैं, सेक्स रेशियो वर्ल्ड लेवल पे। इन एशिया देर इज़ हाई सेक्स रेशियो। अब आपको लगता है एशिया जैसी कंट्री में हाईएस्ट सेक्स रेशियो होगा? और भी कंट्रीज़ हैं, मतलब यही है, थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ, ये लग रहा है कि कुछ चीज़ों को वो समझाना चाह रहा है, बट वो यहाँ कोई एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है एकदम कि ये हाईएस्ट है, ये इस तरीके से है, तो ये चीज़ें गलत हो जाएगी।
तो नॉट पूछा है तो क्या आंसर हो जाएगा 55th का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए अगर नहीं पता तो एक बार फिर भी सारों को पढ़िए आप। अमर्त्य सेन, महबूब हुल्लक, सुखेमो चक्रवर्ती, जीसी चड्ढा। देखिए चारों ऑप्शन है और चारों ही बहुत डिफरेंट है। इवन ह्यूमन डेवलपमेंट हम रिलीजन से भी नहीं कनेक्ट कर पा रहे कि क्या होगा इसका, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता। वैसे इसका आंसर क्या है, महबूब हुल्लक। देखिए हमारी इकोनॉमी की एक वीडियो आएगी कल तक, हमें कल या परसों तक आपको वीडियो मिल जाएगी, तो उसमें आप इकोनॉमी जब पढ़ेंगे ना तो आपको ये सारी चीज़ वहाँ बताई जाएगी। इकोनॉमी में जो है ना एग्ज़ाम में बहुत ही एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, एकदम ऐसा नहीं है कि बहुत टिपिकल चीज़ों को करा जा रहा है, बहुत इजीली आएगा और आप उस चीज़ को बहुत आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सप्लायर ऑफ सिट्रस फ्रूट। सिट्रस होता है वो जो विटामिन सी वाले खट्टे जो होते हैं, ये कहाँ से आते हैं इंडिया, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज इंपॉर्टेंट सप्लायर, वहाँ से वो सप्लाई होती है सिट्रस फ्रूट्स की। जैसे लेमन हुआ या आपका ऑरेंज हुआ, तो ये सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। तो इनमें से कौन सा रीजन है, पढ़ते हैं एक बार। इक्वेटोरियल रीजन, मेडिटेरेनियन रीजन, डेजर्ट रीजन। ठीक है, डेजर्ट में खट्टी चीज़ हो सकती है, नहीं हो सकती। इक्वेटोरियल, यहाँ तो बारिश होती रहती है, यहाँ भी नहीं हो सकती। अगर आप हमारी ज्योग्राफी की वीडियो देखिए आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, ज्योग्राफी की जो हमारी कॉम्बो वीडियो आई हुई है। सब ह्यूमिड रीजन मतलब हल्की फुल्की बारिश, कुछ कह नहीं सकते। और मेडिटेरियन, तो आपके पास बी और डी बचा, तो आप यहाँ पे चीज़ों को 50-50% ऑप्शन है, तो आप इस यहाँ पे चांस ले सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट, देखिए ये सीधा क्वेश्चन जो है ना, ये सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, इसलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी आप लोग को पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटीज़ अब आप ओल्ड पढ़े पुरानी पढ़े कोई भी पढ़िए, ओल्ड पढ़िए नई पढ़िए, नई वाली एनसीईआरटी क्या है उसमें ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशंस हैं, बट पुरानी वाली एनसीईआरटी में ना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अगर आप पढ़ के देखें, अगर आप बिपिन चंद्रा पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। बट नई वाली एनसीईआरटीज़ में जो है चीज़ें प्रेजेंटली बहुत अच्छे तरीके से करी गई हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या पढ़ना चाहते हैं। देखिए, हु वर द नैनार्स, एक बार पढ़ते हैं। दोज हु वर इमर्स्ड इन डिवोशन टू विष्णु, ये विष्णु के डिवोटीज हो गए। यहाँ बुद्धा की बात कर रहे हैं, यहाँ शिवा, लीडर्स हु वर डिवोटीज ऑफ भवेश्वरा। अगर आप ध्यान से देखें, नयनार्स, नयनार्स, नयन की बात हो रही है। नयन मतलब क्या होता है, नयन मतलब लगता है आँखों की बात है। और शिवजी, ऐसा लगता है कि शिवजी की 3 आँख है, कुछ अलग से उनका कोई कॉन्सेप्ट नयन से लगता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 58 का सी। देखिए ये ना एग्जाम के टाइम ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट ऐसा ही एक्चुअली में होगा, बट हमको ना कुछ चीज़ें कनेक्ट करनी पड़ती हैं, तो हम इस तरीके से चीज़ों को याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, 59 क्वेश्चन, ये हमको मैच करना है। ये इथनिक सेगमेंट है और यहाँ पे उनका वो ऑक्यूपेशनल वो क्या क्या करते थे। देखिए सबसे पहले जब भी आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले एकदम आंसर्स पे आ जाइए। देखिए 3-2-3-2 मतलब जो ए है वो या तो 3 हो सकता है या 2 हो सकता है। आ जाइए, मरुता मक्कल या तो फिशिंग पीपल हो सकते हैं या प्लोमैन हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, तो अगर आपको इसमें चारों ही ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। बट अगर आप फिर भी आप सोचें थोड़ा बहुत, अगर हल्का फुल्का भी अगर आप दिमाग लगाने की कोशिश करें, तो मरुत मक्कल, तो ये क्या हो सकता है, या तो फिशिंग पीपल हो सकता है या प्लोमैन हो सकता है। कुरवन मक्कल क्या हो सकता है, 1 और 4 ऑप्शन में दिया है। पेस्टोलिस्ट हो सकता है और हिल पीपल हो सकता है। लग रहा है ना 1 टाइप है कुरावन, तो हिल में पहाड़ वहाड़ पे 1 होता है, तो ये हम एक बार के लिए बी को 4 मान लेते हैं। तो जैसे हम बी को 4 मानते हैं तो हमारे पास या तो हम सी हो सकता है या हमारा आंसर डी हो सकता है। तो देखिए बी का 4, सी का 1, तो हम उस सी तो चेक करना ही नहीं। अब हम बचा ए का 3 या 2, या डी का 2 और 3। डी क्या है, नेटल मकाल, तो डी का क्या है 2 और 3, तो फिशिंग पीपल और प्लोमैन। तो यहाँ पे आप चांस लेके चल सकते हैं, तो इसका आंसर क्या है, सी। चलिए नेक्स्ट, 59 क्वेश्चन हमारे हो गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स वाज अ फॉलोअर ऑफ नक्शबंदिया लीडर ख्वाजा उबायदुल्ला अरहर। देखो कौन है। देखो अगर आपको नहीं पता, ये क्वेश्चन स्किप करने वाले, कुछ कुछ क्वेश्चन देखो सारे क्वेश्चन नहीं करने होते हैं। अगर आप, नॉर्मल सी बात है यार, अगर आप 50 क्वेश्चन को आप करिए, 50 में से नेगेटिव हो जाएंगे कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी आप छोड़ दीजिए क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता आपको सारे क्वेश्चन करने होते हैं, बट हाँ आपको इतने तो करके ही आने हैं।
मैं तो ये कहूँगा 50 से 60 की अपनी रेंज रखिए। अगर आप टोटली श्योर हैं तो इतना रखिए, और अगर आपको थोड़ा बहुत अगर तुक्केबाजी करके करना है जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप 70 से 80 भी जा सकते हैं। तो इसका वैसे आंसर क्या है? बाबर। चलते हैं नेक्स्ट। ये पूछ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। बताइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कौन सा था? मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म था या मॉन्टेग वाला रिफॉर्म था? आपको बताना है। इसमें से नॉट करेक्ट पूछा है ये। चलिए पढ़ते हैं सारे स्टेटमेंट्स को। इट एक्सटेंडेड द प्रैक्टिस ऑफ कॉम्युनल, इसको कॉम्युनल वाला भी बोलते हैं, तो सबको ही पता है 1919 मतलब कॉम्युनल में उन्होंने एक्सटेंड कर दिया था, ठीक है। इट इज़ आल्सो ए मॉन्टेग वाला, चलो ये भी ठीक है। इट पेव्ड द वे फॉर फेडरलिज्म बाय क्लियरली सेपरेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेंटर एंड प्रोविंस। अब देखिए, अगर आपने बस आपको सिर्फ इतना पता हो कि मॉन्टेग को 1919 रिफॉर्म बोलते हैं और कॉम्युनल इसमें अवार्ड मतलब कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया था, तो बी और डी बचा आपके पास। बट इन्होंने इट मेड सेंट्रल एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये नहीं किया था। देखिए हम अब एक हिस्ट्री की सीरीज़ लेके आएंगे ना, तो आपको हिस्ट्री ऐसे समझाएंगे कि एकदम कहानी की तरह, रटनी नहीं पड़ती है हिस्ट्री बिल्कुल भी। अभी तो क्या है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो इस वजह से चीज़ें बहुत फास्ट करवाई जा रही हैं, वरना चीज़ें ना बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही क्रिस्प तरीके से कराई जाएंगी आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 पिलर स्टेट फ्री फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेसी फॉर इंडिया वॉज सजेस्टेड बाई। देखिए यहाँ हमारी वाली ट्रिक लग जाएगी, हमको चारों में से एक भी कुछ भी नहीं पता, तो देखिए यहाँ भी राम आ रहा है, राम मनोहर लोहिया और राजा राम मोहन राय, तो यही वो कंफ्यूज करना चाह रहा है। अब आप 50-50% खेलिए, तो वैसे इसका आंसर क्या है? बी, 62 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, ये हमको बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहला पढ़िए, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। हाँ, ये तो फंडामेंटल राइट है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन फैक्ट्रीज में प्रोहिबिट करना चाहिए, ये भी है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, कभी कोई ये बोलेगा कि कोई मैनेजमेंट है उसमें वर्कर्स पार्टिसिपेट ना करें। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ मतलब इसमें पार्टिसिपेट करें, ये उनका फंडामेंटल राइट है। वो तो कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो लेके आना चाहते हैं या नहीं, तो यही नहीं होगा, नॉट पूछा है। सबसे पहले इंडिकेटिव वर्ड आपको पता ही होना चाहिए। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एन एनी ऑक्यूपेशन, देखो ये सब तो है फंडामेंटल राइट। देखो पॉलिटी ना बहुत इजीली पढ़ाई जा सकती है, और हमारी जो पॉलिटी की वीडियोज़ हैं वो भी आप देखिए, आपको चीज़ें बहुत क्रिस्प समझ में आ जाएंगी। देखिए मैं आपको एक यूपीएससी के एग्ज़ाम, जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम के टाइम आप ये ध्यान रखें कि जहाँ भी कोई नंबर्स आ जाते हैं ना, 15 डिग्री या कोई 100, तो वो ही ज़्यादातर गलत होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस आया हुआ है और एक बार यहाँ 100 आया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं एग्जामिनर ने नॉट करेक्ट पूछा है, तो वो इनमें से ही कोई ना कोई होगा, क्योंकि यही वो गलती कर सकता है। जब कोई, अगर आप भी एक क्वेश्चन पेपर, अगर कोई क्वेश्चन पेपर अगर आप बनाएंगे, तो अगर आप उसमें कुछ चीज़ अगर गलत करना चाहेंगे तो आप यहीं गलती ज़्यादा करने की सोचेंगे, तो आप बिना पढ़े क्वेश्चन को ए और डी में से भी यहाँ टिक कर सकते हैं। वैसे हम पढ़ लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जोग्राफिकल रिक्वायरमेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। टेम्परेचर रीचिंग 25 डिग्री सेल्सियस और मोर इन समर, नहीं पता। मॉडरेट टू लाइट रेनफॉल, हाँ ये तो होता है। मीडियम लोम सॉइल विद गुड ड्रेनेज, ये भी होता है, लोम सॉइल चाहिए होता है। ग्रोइंग पीरियड ऑफ एटलीस्ट 100 फ्रॉस्ट डेज, देखो कहाँ लिखा है कि एक 100 फ्रॉस्ट डेज ही चाहिए। एक बार के लिए चलो ये मान लेते हैं, बट ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है कि 100 दिन ऐसा वाला, तो 64 का डी। नॉट पूछा है, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टेम्परेट कॉनिफरस फॉरेस्ट बायोम इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है, याद रखिए नॉट पूछा है। हमेशा ये चीज़ तो आपको पक्का पता ही होनी चाहिए। चलिए, तो इसमें अगर हम देखें, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी लिटिल अंडरग्रोथ, दे हैव ए ग्रोइंग पीरियड ऑफ 50 to 100 डेज इन ए ईयर। देखिए ये एक रेंज दे दी, हाँ चलो तो ये मान सकते हैं एक रेंज है, अगर एग्जैक्ट नंबर दे देता तो वो गलत हो जाता। देर इज़ लो वेरिएशन इन एनुअल टेम्परेचर, देर इज़ हाई रेंज इन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल पार्टिसिपेशन। अगर देखिए अब आपको पता है कि ये तो सही होगा क्योंकि एक रेंज दे दी है। अब ए और सी और डी में से आपको यहाँ पे तुक्का मारना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 33% आपका चांस है ये एग्ज़ाम अब भी इस क्वेश्चन को क्लियर करने का। देखिए आप चीज़ों को एलिमिनेट करिए, आपको चीज़ें अपने आप समझ में आने लग जाएंगी। देखिए जब हम पढ़ाएंगे आपको एकदम सब कुछ बताएंगे, कॉनिफरस फॉरेस्ट क्या होता है, बायोम्स क्या होते हैं,
एक एक चीज़ आपको टेम्परेट, ट्रॉपिकल, हर चीज़ समझाई जाएगी। अभी चीज़ें फास्ट चल रही हैं, इसलिए चीज़ें इस तरीके से कराई जा रही हैं। चलिए नेक्स्ट। अब पीक है और नेम ऑफ हिल, इनमें से कौन सी पीक और वो हिल कहाँ पर है, ये हमारा क्वेश्चन है, हमको मैच करना है। 66। अगर आप ध्यान से देखें तो अन्नाई मुड़े उन्होंने तीन और चार आंसर दिया हुआ है, तो आरावली और अन्नामलाई। अब आप खुद ही सोच लीजिए यार, इतना इजी क्वेश्चन हो गया है ये इस टाइम कि अब आप अपने आप कर सकते हैं। अब बताइए, अन्ना अन्ना मतलब कि 4 तो है ही आंसर, ए का 4 हो गया। अब एक चीज़ देखिए, गुरु शिखर, गुरु शिखर कहाँ पर है, ये भी गुरु शिखर सबको पता होता है। या तो देखिए इन्होंने क्या ऑप्शन दिया है, 4 या 3, तो हम 3 तो अपने आप आ गया, आरावली, तो ये भी हो गया। अब बचा बी और सी में सारा खेल बच गया। बी का क्या इन्होंने ऑप्शन दिया है, 1 और 2, नीलगिरी या डोडा बेटा कहाँ पर है, नीलगिरी या सतपुरा। तो यार एक चीज़ बताओ कि, और दूसरा क्या दिया है, धूपगढ़, धूपगढ़ क्या ऑप्शन दिया है, 1 और 2, नीलगिरी और सतपुरा। अब आप लोग सी और डी तक तो पहुंच गए, तो यहाँ पर आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। बट अगर आपको एग्जैक्टली अगर चीज़ें पता हो तो आपको पता होगा कि डोडा बेटा कहाँ पर है, नीलगिरी में। डोडा बेटा लग रहा है ना कि नीलगिरी टाइप, धूपगढ़, सतपुरा, कुछ हिंदी नाम है। और देखिए यहाँ पे आप ये देख के चलिए, कुछ हिंदी नॉमेनक्लेचर वाले नाम हैं, कुछ थोड़े तमिल नेम्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि साउथ में कौन सा आएगा और नॉर्थ में कौन सा आएगा। तो इसका आंसर हो गया सी। चलिए नेक्स्ट। Coral reefs are not found in which one of the following regions? लक्षद्वीप आइलैंड्स, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार और गल्फ ऑफ कैम्बे। अगर आपको पता हो, कोरल रीफ्स जो है इंडिया में ऑलमोस्ट हर जगह पे मिलता है एक्सेप्ट गल्फ ऑफ कैम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन। और वैसे अगर आप ट्रिक से करना चाहते हैं तो देखिए, 3 गल्फ वर्ड यूज़ करें हैं, तो मतलब इनमें से कोई आंसर होगा। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज जूट इज़ नॉट सिग्निफिकेंटली कल्टिवेटेड। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे ये हमारा इंडिया हो गया, से हमारा इंडिया हो गया, सॉरी इस पर अच्छे से नहीं बना, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये वाला रीजन हो गया, ये आंध्र प्रदेश ये वाला रीजन हो गया। तो कहीं ना कहीं एक यही रीजन है जो अलग है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर कि यहीं पर नहीं होगा। देखिए कितना लॉजिकली है, ये तीनों एक ही जगह पर है, ये थोड़ा डिफरेंट अलग जगह पर है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 69th। According to Mahavamsa, Ashoka turned to the Buddha's Dhamma when his nephew Nigrodha preached the doctrine to him। बहुत ही तकड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है, नहीं पता, क्योंकि हमको सिर्फ इतना पता है कि वो बुद्धा जो अशोका थे वो बुद्ध की तरफ, मतलब बुद्ध धम्मा की तरफ टर्न हो गए थे जब उन्होंने कलिंग के वार के बाद। बट एग्जैक्टली नहीं पता कि यही हुआ था या नहीं हुआ था। नेक्स्ट देखिए, दिव्यवादना ascribes Ashoka being drawn to the Buddha's teaching to the influence of Samudra, a merchant turned monk। देखिए बहुत तगड़ी इन्फॉर्मेशन दी है। थर्ड देखिए, Dipavamsa speaks of Samudra, the 12-year-old son of a merchant, as the key figure in the Ashoka's coming under the influence of Buddhist Dhamma। ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन भी इन्होंने इस तरीके से अरेंज करें कि ऑप्शन से भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि एग्जैक्टली नहीं पता है चीज़ों के बारे में। बट अगर आप इतना लॉजिक लगाएं कि देखो ये 12-year-old, मैंने आपको कहा था ना, कहीं भी कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आती है ना, तो हम ये मान के चलते हैं कि यार वो कहीं ना कहीं वहीं कहीं गलती करी होगी। मतलब अगर हम ध्यान से सोचें तो अगर थर्ड को नेगलेक्ट करते तो आंसर बचता है 1 और 2, तो 1 और 2। यहाँ पे वो कुछ ऐसे भी चेंज कर सकता था कि महावंसा की जगह यहाँ लिख देता, दिव्यवादना यहाँ लिख देता, तो चीज़ें किस तरीके से भी हो सकती हैं। आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना है बस वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नेम द साइट दैट गिव्स अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियाज मैरीटाइम लिंक्स ऑन द कोरोमंडल कोस्ट। इनमें से कौन सी साइट ऐसी है जो एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देती है इंडिया की मैरीटाइम लिंक्स की, जो पहले कभी इंडिया की मैरीटाइम लिंक्स होते थे कोरोमंडल कोस्ट से, इनमें से कौन सा है। अगर आप ध्यान से देखें तो 2 ऑप्शन ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो इन्हीं के साथ जाइए, किसी के साथ सी या डी के साथ, तो इसका आंसर हो गया सी। 71। वेयर आर द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ सिचिल्ड्स फाउंड इन इंडिया। देखिए अगर आपको इसका मतलब नहीं पता
तो ऊपर जाके इसका हिंदी में मीनिंग देख लीजिए। चिल्ड मछली, ये एक टाइप की मछली है, तो इसलिए बोलते हैं जब आपको इंग्लिश में क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप उसका हिंदी में देखिए क्या मतलब है। ये एक टाइप की मछली है और ये कहाँ पाई जाती है। चलिए नीचे 71 क्वेश्चन, ये रहा 71 क्वेश्चन। देखिए, बैक वाटर्स ऑफ केरला, सुंदरबंस, नर्मदा और गोदावरी। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो केरला में बहुत ही स्पेसिफाई करके चीज़ों को बताया गया है। जब भी कभी यूपीएससी में कोई आंसर हो और वो बहुत ही स्पेसिफाई करके चीज़ें बता रहा हो कि वहाँ पर भी और वहाँ पर भी, उस चीज़ में वहाँ पर एकदम चीज़ें बहुत स्पेसिफाई कर रहा है, तो वही आंसर होता है। सो 71 का हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रीक फिलोसफर कॉइन द टर्म ज्योग्राफी इन द 3rd सेंचुरी। किसने, अगर आप ज्योग्राफी की वीडियो देखेंगे तो हमने उसमें बताया है इराटोस्थेनेस। अगर आपको नई एग्जाम में क्लिक हो रहा तो आप देखिए ई से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, एक के साथ जाइए। इराटोस्थेनेस इसका आंसर है। हु इज द ऑथर ऑफ द 16th सेंचुरी संस्कृत टेक्स्ट द व्रजा भक्ति विलासा। कौन था इनमें से जिसने ये व्रजा भक्ति विलासा को ऑथर किया है, जो उसका ऑथर है। विच फोकसेस ऑन द ब्रज रीजन इन द नॉर्थ इंडिया। वापिस को पढ़िए, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा रूपा गोस्वामी। गोस्वामी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यार ये तो साउथ की बात हो गई। चैतन्य, अभी इंडिया में चैतन्य नाम भी जो होते हैं मतलब ज़्यादातर देखा जाता है तो नहीं रखे जाते इस तरीके से। टोडरमल और नारायण भट्ट ये नाम लगते मतलब हो सकते हैं नॉर्थ रीजन के। तो 50-50% ऑप्शन है, तो इसका आप दोनों में से कोई एक लेके चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए यार आपको वहाँ पे देखो भाई थोड़ा बहुत तो खेलना पड़ेगा। जो फ्रंट फुट पे आके खेल सकता है ना वही कुछ कर पाता है। 74th क्वेश्चन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इज ए। अब हमारी केमिस्ट्री की वीडियो देखिए, आपको उसमें हमने बताया है कि 5 टाइप के स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा भी 2 और होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये एक 5th स्टेट है। अब आप बताइए कमेंट करके कि 4th स्टेट कौन सा है, 4th स्टेट ऑफ मैटर कौन सा है। द रेट ऑफ एवेपोरेशन ऑफ लिक्विड डजेंट डिपेंड ऑन। अगर यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है तो अगर इसको एवेपोरेट करना है तो इनमें से कौन सी चीज़ है जिस पे वो डिपेंड नहीं करेगा। तो देखिए टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, नॉर्मल सी बात है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा हो जाएगा। और सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा ज़्यादा एवेपोरेट होगा। ह्यूमिडिटी पे भी करेगा, मास पे नहीं करेगा। देखिए कितना लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ 2 भी एलिमिनेट कर लेते हैं तो 2 आप इसमें से ऑप्शन मार के चलिए। 76th, रुदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन द थिन गोल्ड फॉइल वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। रुदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ली थी और यहाँ से जब अल्फा पार्टिकल स्कैटर किए तो उन्होंने पाया था कि कुछ डिविएट हो गए, कुछ सीधे चले गए और कुछ बाउंस बैक हो गए। तो यहाँ पे क्या था जिससे बाउंस बैक हुए थे, बहुत इजीली बता पाएंगे आप। क्या था, एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए फूड चेन। देखिए फूड चेन, ग्रास हॉपर खाता है ग्रास, ग्रास हॉपर को कौन खाता है, तो ये हमारी होती है फूड चेन। अभी पूछ रहा है फूड चेन के बारे में, तो फूड चेन के बारे में क्या बता रहा है, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। आगे चलते हैं, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म। मतलब जीन्स चेंज हो रहा है, ये तो कतई गलत हो गया भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। पैसेज ऑफ फूड एंड दस एनर्जी फ्रॉम एंड वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। देखिए स्पेसिफाई कर रहा है चीज़ों को एकदम, फूड भी और एनर्जी भी। तो मैंने आपको बताया था ना, जब भी कुछ स्पेसिफाई करे ना यूपीएससी तो वो सही हो जाता है, वो स्पेसिफाई कर रहा है चीज़ों को। तो क्या हो जाएगा, सी। मॉडर्न एंटरप्रेन्योर स्टेबलाइजमेंट सब गलत है, ठीक है, तो हो जाएगा सी। 78th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इनमें से कौन सा एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। चारों को पढ़िए, आपको अपने आप ही आंसर का पता लग जाएगा। पढ़िए, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंट अगेंस्ट अ डिफ्यूजन ग्रेडियंट विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी। डिफ्यूजन ग्रेडियंट विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी, देखो लग रहा है विदाउट मतलब यूज नहीं होगी एनर्जी। चलो आगे पढ़ो, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस अगेंस्ट अ डिफ्यूजन ग्रेडियंट विद द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। अच्छा, इससे एनर्जी मिलेगी तब डिफ्यूजन ग्रेडियंट होगा, ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंट अलॉन्ग अ डिफ्यूजन ग्रेडियंट विद द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से डिफ्यूजन ग्रेडियंट, इसे पढ़ते हैं, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस अगेंस्ट ए डिफ्यूजन ग्रेडियंट विद द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन। देखिए अगर आप ध्यान से पढ़े ना तो ए और डी दोनों में रेस्पिरेशन यूज़ किया है वर्ड। देखिए रेस्पिरेशन,
रेस्पिरेशन। वो आपको यहीं पर कंफ्यूज करना चाह रहा है इन दो में, या तो ए आंसर होगा या डी होगा। मैंने आपको पहले भी समझाया, जहाँ पे दो ऑप्शन सेम से मिले ना तो उनमें से कोई एक आंसर होता है। तो इसमें अंतर क्या है, ये अलोंग आ रहा है वर्ड, यहाँ अगेंस्ट आ रहा है। तो देखिए अगर ग्रेडियंट होता है तो वो अगेंस्ट होता है ना, अलोंग फिर क्या, वो तो ग्रेडियंट हुआ ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 78 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यार बहुत लॉजिकल चीज़ें हैं यार, एकदम इतना नहीं है कि आपको सब कुछ मतलब पहले से याद हो, यार वहाँ जाके भी चीज़ें हो जाती हैं, बट हल्का फुल्का मैंने आपको बताया था ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट लाइफ में आपको ना क्लियर होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ पर है, आपको गोल आपको बस दिखना चाहिए। चीज़ें ऊपर नीचे होंगी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको गोल पे पहुँचना है अपने पे। पढ़िए, क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएट होता है वो? देखिए, प्लास्टिड्स, मेम्ब्रेनस वेसिकल्स, न्यूक्लियोइड्स और क्रोमोसोम्स। देखिए एकदम स्पेसिफाई कर रहा है, वेसिकल्स कौन सा, मेम्ब्रेन वाला, ठीक है, तो बी। ये उन बच्चों के लिए है जो मतलब जिनको अभी चीज़ें क्लियर नहीं है, जो अभी सिर्फ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और वो अटेम्प्ट करके आना चाहते हैं क्वेश्चंस को, तो इस तरीके से चीज़ों को फॉलो करिए। 80th क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफिक डिविडेंड? डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है? देखो, अगर आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब एक बार देख लीजिए, इसका हिंदी मतलब क्या होता है, तो आपको ये थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। जन मतलब कि लोगों की बात है, जनांकीय के लाभांश बोलते हैं, जनसंख्या, जन कुछ जन की बात है। अब पढ़ते हैं नीचे, ये रहा, पढ़िए। A rise in the rate of economic growth due to higher share of working age of people on population। आ गया ना population। और पढ़िए, A rise in the rate of literacy due to development, कहीं आया population? नहीं आया। A rise in the standard of living of the, नहीं आया population। A rise in the gross employment, नहीं आया। तो जन मतलब जनसंख्या, मतलब पॉपुलेशन, एक ही वर्ड आया जो जिसमें पॉपुलेशन वर्ड आ रहा है, तो वो हो गया ए आंसर हो गया। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि आप इंग्लिश से, अगर इंग्लिश को देख रहे हैं तो इंग्लिश से हिंदी में चल जाइए, हिंदी अगर पढ़ रहे हैं तो हिंदी से इंग्लिश में आके देखिए, चीज़ें अपने आप चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस? ये तो आपने पढ़ा होगा 6th-7th क्लास में, ये जब बच्चे पढ़ लेते हैं, क्या होता है? ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा अगर आपको नहीं आता तो देखिए, हेलिकोबैक्टर। हमेशा ना कुछ कुछ चीज़ें, अगर आपने स्लीपिंग सिकनेस अगर वर्ड सुना है और इनमें से कोई चारों में से एक वर्ड सुना है, वही आंसर हो जाता है। कभी सुना है एस्कारिस, हेलिकोबैक्टर, लिशमेनिया? अगर कोई नॉर्मल बच्चा है जिसने बायोलॉजी इतनी अंदर तक डीप नहीं पढ़ी है, तो उसने ये दो शब्द तो सुने होंगे, तो वो यहीं से रिलेट कर सकता है। चलिए नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज नॉट हैव स्मूथ मसल्स? इनमें से किसकी स्मूथ मसल्स नहीं होती है? क्या पूछा है? नहीं पूछा है, ठीक है। तो देखिए, यूरेटस, आइरिस ऑफ आई, ब्रोंकी ऑफ लंग्स, देखिए इन सब के देखो स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है। बट बाइसेप्स, बाइसेप्स की कहाँ होती हैं? वो तो एकदम बाइसेप्स, समझ रहे हैं ना, हिंदी में पढ़ लीजिए अगर आपको डाउट हो रहा है तो। मूत्रवाहिनी, नेत्र की आइरिस, फेफड़ों की श्वसनिया और बाइसेप्स, ये चीज़ें जो मतलब स्मूथ नहीं होता, और सब चीज़ें बहुत ही स्मूथ होती हैं, ठीक है। इसमें स्मूथ मसल्स पूछा है, स्मूथ मसल्स, तो इन तीनों की स्मूथ मसल्स होती हैं, इसकी नहीं होती हैं, बाइसेप्स की। चलिए, व्हाट इज इंटरक्रॉपिंग? इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? इसके बाद आप मुझे लिख के बताएगा कि इंटरक्रॉपिंग, पहले आप मुझे बताइए इंटर और इंट्रा में क्या डिफरेंस होता है? इंटर और इंट्रा, ये तो शब्द जब आते हैं तो क्या मतलब होता है इसका? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जब इंटर आता है ना, तो दो अलग अलग चीज़ों के बीच में चीज़ें होती हैं, जैसे इंटरनेशनल। अगर आपके यहाँ कोई इंटरनेशनल अगर मैच होता है, तो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, तो ये इंटरनेशनल हो गया। इंटर मतलब दो अलग अलग, और इंट्रा मतलब एक ही चीज़ है, उसी के अंदर दो के मैच, जैसे कि इंट्रा स्कूल मतलब कि स्कूल के अंदर ही दो हाउस है, उनमें आपस में मैच हो रहा है। एक ही सिस्टम के अंदर आपस में दो मैच होना और दो सिस्टम का अलग अलग मैच होना, ये इंटर होता है। अभी क्या पूछा है? इंटरक्रॉपिंग पूछा है, तो पढ़िए इंटरक्रॉपिंग का क्या है। इट इज़ अ टाइम पीरियड बिटवीन टू क्रॉपिंग सीजन्स। इट इज़ अ टाइम पीरियड बिटवीन टू क्रॉपिंग सीजन्स। चलिए नहीं पता, नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स इन रैंडम मिक्सचर। चलिए आगे पढ़ते हैं।
It is growing of two or more crops in definite row patterns. It is growing of different crops on a piece of land in a pre-planned succession. तो क्या हो जाएगा, टू और मोर क्रॉप्स को एक डेफिनेट रो पैटर्न्स में लगाना, ये यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, बताइए क्या फॉर्मूला होता है आगे, h/h, बताइए क्या होता है एग्जैक्टली। तो इनमें से क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑब्जर्व्ड साइज ऑफ स्पेसिमेन और एक्चुअल साइज। तो यहाँ एक्चुअल साइज लिखते हैं, यहाँ ऑब्जर्व्ड साइज, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिज इज नोन एज सुसाइड बैग्स। जो अपने आप ही मतलब ख़त्म हो जाते हैं, वो उनको उन ऑर्गेनिज को क्या बोलते हैं? तो 85 का आंसर हो जाएगा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर कॉल्ड द सुसाइड बैग्स। तो आप मुझे अब ये बताइए कि ट्रैफिक पुलिस किसको बोलते हैं? जो ट्रैफिक पुलिस की तरह बिहेव करता है सेल के अंदर, ट्रैफिक पुलिस की तरह कौन बिहेव करता है, बताइए। 86 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू इकोनॉमिक मॉडल्स इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा इकोनॉमिक मॉडल्स के रिगार्डिंग में करेक्ट नहीं है? तो पढ़िए, सबको पढ़ते हैं, चलो। दे इन्वॉल्व simplification of complex process. They represent the whole or a part of theory. They can be expressed only through equation. ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, ओनली, बस इक्वेशन के थ्रू ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नॉट करेक्ट पूछा है, ओनली आ गया ना, जहाँ भी शब्द आते हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ, यार ऐसा थोड़ी होगा यार, और भी चीज़ें होती हैं उसको रिप्रेजेंट करनी है, एक्सप्रेस करने की, तो ये गलत हो जाएगा यार। मतलब देखिए यार, ऐसा नहीं है कि आप इकोनॉमिक मॉडल के पूरी PhD करके जाएं यार, वहाँ जाके भी एग्जाम में क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है द वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ ए नॉर्मल डिमांड कर्व। स्लोप डिमांड कर्व आप देखिएगा एग्जैक्टली क्या होता है, तो इसका क्या होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। जो हमारे इकोनॉमिक्स की वीडियो आने वाली है ना, उसमें आपको ये सब सारा समझा जाएगा कि पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, नॉर्मल डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व कैसे होता है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर, देखिए प्राइस फ्लोर, देखिए ये क्या लग रहा है, नीचे फ्लोर है, ये फ्लोर हो गया, ये हमारी रूफ हो गई, रूफ, ये हमारा हो गया फ्लोर। अब पढ़िए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर जवार इन इंडिया, सब्सिडी गिवन टू फार्मर्स, प्राइस पेड बाय पीपल टू बाय फूड्स फ्रॉम राशन शॉप्स, मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP प्रिंटेड ऑन। अब देखिए यही वो कंफ्यूज करना चाह रहा है, कहाँ पे, या तो A में या D में। क्यों, यहाँ एक MSP की बात हो रही है और एक MRP की। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, और पूछ क्या रहा है, प्राइस फ्लोर पूछ रहा है, वो फ्लोर वाला, तो MSP क्या हो गया, फ्लोर। अगर वो रूफ पूछ ले तो क्या हो जाएगा, MRP। तो क्या आंसर हो गया इसका, 88 का A। चलिए आगे देखो, इसका मतलब क्या है, इससे नीचे नहीं दे सकते किसानों को, या जो भी कोई चीज़ खरीद रहा है, जो भी कोई बेच रहा है किसान, तो उससे कम नहीं उसको दाम मिलेगा, उससे ऊपर ही मिलेगा। ये फ्लोर प्राइस हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, रूफ वाला MRP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इनमें से कौन सा है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में डिटरमाइन नहीं करता? देखिए सबसे पहले आप मुझे बताइए, जो MSP होती है, अगर एक किसान अपनी कोई धान कोई क्रॉप बोता है, तो MSP कब, मतलब कब उसको पता लग जाती है, बोने से पहले या बोने के बाद में, ये आप बताइएगा मेरे को। तो 89 का क्या आंसर है, क्या है क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग। MSP डिटरमाइन करने में इनमें से कौन सा यूज़ नहीं होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए मैं सीधा क्या देखता, कॉस्ट और कॉस्ट 2 बार आया, तो मतलब यहीं कंफ्यूज करेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता होगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, उसके रहने का कैसे हो रहा है, नहीं यार ये नहीं होगा, नॉट पूछा है तो C। यार सीधा बहुत फास्ट करना चाहिए एग्जाम में चीज़ों को, बट एक बार समझ के, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं क्वेश्चन ऐसे ही कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का इनमें से कौन सा डायमेंशन नहीं है? चलिए पढ़ते हैं। अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ होगा, नॉलेज भी होगा, एक्सेस टू बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट में बैंकिंग की बात, या डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी होगा। ये थोड़ा लग रहा है कि यार ये तो मतलब बैंकिंग में डेवलपमेंट, ये नहीं लग रहा, तो ये इसका आंसर होगा 90 का C। गिनी कोफिशिएंट और गिनी रेशियो कैन बी एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इन एन इकोनॉमी। पढ़िए सबको, देखिए मैं कैसे करता एग्जाम में, मैं क्या देखता, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, पॉवर्टी इंडेक्स, इनकम इनइक्वलिटी, पर्सनल इनकम। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर रेशियो की बात है और मेजरमेंट होना है इकोनॉमी में, तो इनकम इनइक्वलिटी का ऐसा लग रहा है कि जो किसी
मेजरमेंट कर सकता है इकोनॉमी में कोई रेशियो को कि इक्वलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 91 का सी। देखिए कोफिशिएंट जो होते हैं 3 या 4 कोफिशिएंट होते हैं, इकोनॉमी वाली वीडियो में आपको सारा समझ में आ जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन, अपने आप। चलिए ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम, हाँ ये भी होता है, तो दोनों से लग रहे हैं, तो बोथ 1 and 2। रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज, देखो पहले भी आया था। देखो हमेशा क्या होता है ना, जब आप सारे क्वेश्चन देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे क्वेश्चन में मिल जाता है, पहले क्वेश्चन का आंसर इसका या दूसरे का इसमें, तो आप ना इस तरीके से चीज़ों को देख के चलिए। तो अन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो एवोपरेशन इंक्रीज हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। देखो पहले से ही पता लग गया हमको आंसर, और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए नेक्स्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन द टाइम वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ क्या होगा। देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़ा, सीधा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम हॉरिजॉन्टल ग्राफ हो गया ये। टाइम कहाँ पर है, एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में क्या है, डिस्टेंस। मतलब वो बंदा यहीं खड़ा है और टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, वो मूव ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी, वहीं टाइम जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल हो गया। चलिए 95th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मिक्सचर, अ सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। एनी, किसी भी तरीके से, देख रहे हैं कितना एकदम तगड़ा शब्द लिखा है एनी, भाई ये तो गलत है, हर तरीके से थोड़ी हो जाएगा। डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल, हाँ ये तो लग रहा है, नमक से कोई पानी घुला हुआ है तो एवापोरेशन से उसे चेंज कर दो, तो अलग अलग पानी से अलग कर दो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पजेस। आइसोबार्स, देखो बार मतलब बाहर, तो क्या सेम होना चाहिए, एटॉमिक मास सेम होना चाहिए, और एटम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, ये गलत हो गया, तो 96 का बी। आइसोटोप, आइसोबार, आइसो, जितने आइसो वाले शब्द हैं ना सारे लिख के बताइए कौन कौन से होते हैं, आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्पीड ऑफ अ मूविंग मैग्नेट इनसाइड अ कॉइल इंक्रीजेज, अगर एक मूविंग मैग्नेट है, ये कॉइल है और मूविंग मैग्नेट है ये, अगर इसकी स्पीड तेज कर दी जाती है तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा कॉइल में, क्या हो जाएगा यार, नॉर्मल सी बात है, जब स्पीड बढ़ेगी तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा करंट, तो 97 का ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, हाँ। तो ये क्वेश्चन कहता है कि द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ नोट दैट इज़ 1 ऑक्टेव हायर देन 500 हर्ट्स। अगर आपको ये नहीं पता है कि ऑक्टेव क्या होता है, 1 ऑक्टेव और ये क्या होता है, तो आप उस क्वेश्चन को स्किप करिए। वैसे इसका आंसर क्या है, 98 का सी। हमारे फिजिक्स वाली वीडियोस में आपको सारा सारा मतलब सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है, देखिएगा आप वहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर नॉट करेक्ट। द प्रेसिडेंट टेंडर्स हिज रेजिग्नेशन टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखो भाई ये तो मतलब हाँ लग रहा है कि वो चीफ जस्टिस को ही देता है प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन, वाइस प्रेसिडेंट किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है, चलो ये भी सही है। अगर थर्ड देखेंगे तो द कैग जो ऑफिसर होता है रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस इन लाइक मैनर प्रेसिडेंट, ये भी सही है। फोर्थ क्या बोल रहा है, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसे रिजाइन नहीं कर सकता भाई, यही गलत है। कितना सिंपली कितना वेग लग रहा है रेस्पॉन्स, तो यही है उसका आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 100th क्वेश्चन, राज्यसभा हैज़ एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन इन, किस में होता है। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो इस सेंटेंस को पढ़िए, ऑथोराइजिंग पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट। राज्यसभा क्या होता है, सेकंड हाउस होता है ये, यहाँ पे स्टेट से लोग जाके बैठते हैं, तो यही वो काम करते हैं, इसका एक्सक्लूसिव इनका जुरिस्डिक्शन होता है इसमें। चलिए नेक्स्ट 101, द टर्म सॉइल इम्पोवरिशमेंट रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से अब देखिए अगर आपको इसका मतलब नहीं पता ऊपर जाके देख लीजिए 101 में इम्पोवरिशमेंट का मतलब क्या दिया है। मृदा परीक्षणन, परीक्षणन कुछ मतलब कुछ लग रहा है कि कुछ यार चेक कर रहे हैं कुछ, अब पढ़ते हैं। आइए सी देखिए 101 का,
सॉइल इरोजन, सॉइल डिपोजिशन, सॉइल गेटिंग वेरी डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इरोजन नहीं हो सकता, डिपोजिशन नहीं हो सकता। सॉइल गेटिंग एनरिच्ड, देखिए ये दो हैं जो सॉइल गेटिंग, दो में लग रहा है सेम है, तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन लेके चलिए। वेरी डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, एनरिच्ड विद प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो परीक्षा में मतलब कुछ चीज़ ऐसा लग रहा है इम्पोर्ट, मतलब कुछ करना है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा करना है, तो सी 101 का सी। चलिए आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंशियल फेज इन द सक्सेशनल डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन कम्युनिटी इन ए हैबिटेट। सबसे पहले न्यूडिशन होता है, फिर माइग्रेशन होता है, फिर रिएक्शन होता है, फिर स्टेबलाइजेशन होता है। इसको अभी याद कर लीजिए इस सीक्वेंस को, ये कभी भी रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, सॉइल टाइप और मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके लिए आप हमारी ज्योग्राफी वाली वीडियो अभी जाके देखिए। ज्योग्राफी की सॉइल वाली वीडियो आई है, वो आपको ऑक्सॉल्स, वर्टिसॉल्स और हिस्टोसॉल्स और एंटीसॉल्स, ये आपको वहीं क्लियर हो जाएगा। वैसे इसका आंसर क्या है हमारा? बी। चलिए आगे। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन सेपरेट्स ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। कौन कौन से माउंटेन हैं जो ब्लैक सी और कैस्पियन सी को अलग करते हैं? तो इसका आंसर क्या है? काकेसिस माउंटेन। एग्जाम में देखिए दो सी से हैं, किसी भी के साथ जाइए। ये पढ़िए, रेन्स काउस्ड बाय थंडरस्टॉर्म्स ड्यूरिंग द हॉट वेदर सीजन्स मिड मार्च टू मिड जून इन कर्नाटका आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उनको? अगर आप देखें काल बैसाखी, काल बैसाखी तो ऐसा लग रहा है बैसाखी कहीं पंजाब जैसे। लू भी ऐसा लगता है, लू तो कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया में चलती है लू। ये दो ऑप्शन बचे, मैंगो शावर्स और चेरी ब्लॉसम्स। देखो कर्नाटका में थोड़ा इंग्लिश यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो इन दोनों में से कुछ होगा, तो डी 105 का डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, इनमें से कौन सी फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में लार्जेस्ट, सबसे बड़ी है? तो कौन सी है बताइए? चिल्का, लोकटक, डाल और वुलर, कौन सी फ्रेश वाटर लेक है? अगर आप ध्यान से देखें तो वुलर लेक जो है वो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चंस है ना, देखिए ये वाले क्वेश्चंस ना थोड़े से आपको ये पता होना चाहिए कि ए में क्या लिखा है कि दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली करेक्ट हैं, और दूसरा पहले की एक्सप्लेनेशन है। दूसरा ऑप्शन ये बोलता है कि दोनों इंडिविजुअली सही है, बट जो दूसरा स्टेटमेंट है वो पहले की एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरे में पहला ट्रू है और सेकंड वाला फॉल्स है। दूसरे चौथे में दोनों ही फॉल्स हैं। अब आप सारे स्टेटमेंट पढ़िए यहाँ पर। अब आपको याद होना चाहिए कि ए में क्या था, बी में क्या था, सी में और डी में, तभी आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। पहला क्या बोला है? एंशिएंट ग्रीक ट्रेवलर्स वर मोस्ट इम्प्रेस्ड बाय द फर्टिलिटी ऑफ इंडिया सॉइल एंड द एनर्जी ऑफ द एबिलिटी ऑफ आवर कल्टिवेटर्स। ये सही है, वो लोग यहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी से बहुत इंप्रेस हुए थे, सही है। एंशिएंट इंडिया न्यू द यूज़ ऑफ मैन्योर, एंशिएंट इंडिया में हाँ मैन्योर पता हो कैसे यूज़ करते हैं, सही है। बट क्या ये इसकी एक्सप्लेनेशन है? ये नहीं लगता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, यहाँ भी लिख लीजिए ए, बी, सी और डी। नॉन कॉपरेशन बिगेन इन पंजाब विद द स्टूडेंट मूवमेंट इंस्पायर्ड बाय लाला लाजपत राय, सही है। द सिख डोमिनेटेड सेंट्रल पंजाब कंट्री साइड वॉज स्टेड बाय द पावरफुल अकाली, ये भी सही है, बट इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी हो गया इसका। द अवध किसान सभा स्टेबलाइज्ड इन 1920, लगता है आपको 1920, बताइए कब हुई थी? फेल टू ब्रिंग द अंडर इट्स विंग एनी किसान सभा, ये क्या कह रही है? ये क्या कह रहा है कि जो ये 1920 में स्टेबलाइज हुई थी, ये कोई भी किसान सभा को अपने अंडर नहीं लेके आ पाई। साफ गलत है भाई, लेके आ पाई थी। द अवध किसान सभा आस्क्ड द किसान्स टू रिफ्यूज टू टिल बेदाखाली लैंड नॉट टू ऑफर हरी एंड वेगर, एकदम गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, दोनों ही गलत है। चलिए आगे। द यूनाइटेड प्रोविंस ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन बिकेम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस ऑफ द कांग्रेस। यूनाइटेड प्रोविंस ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन बिकेम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, एकदम सबसे तकड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बना था वो। हाँ, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बन गया था यूपी टाइप वाला, ठीक है। द लिटरेरी आउटक्रॉप ऑफ नॉन कॉपरेशन इन बंगाल वाज क्वाइट मीगर कंपेयर टू द डेज ऑफ द स्वदेशी एजिटेशन, ये भी सही है, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अलवार्स कौन थे? अलवार्स सीधा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी। अलवार्स कौन थे? देखिए, दोज हु इमर्ज्ड इन डिवोशन टू विष्णु, शिवा, शक्ति, दोज हु वर वर्शिप्ड एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड।
देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो सेंटेंस है ना, जो बहुत ही एक्सप्लेन करके लिख रहा है एग्जामिनर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 101 111 का ए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनो एटोमिक, इनमें से कौन सा मोनो एटोमिक है? सबको पता है हीलियम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम्स इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। ग्रेफाइट में क्या होता है, ईच कार्बन एटम्स इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। तो 3D स्ट्रक्चर होता है? नहीं होता। फॉर्मिंग ए 3D स्ट्रक्चर नहीं। इन द सेम प्लेन हेक्सागोनल, ये तो होता है, सबको पता है। इन द सेम प्लेन गिविंग ए हेक्सागोनल एरे। अगर आपको नहीं आता, देखिए इन द सेम प्लेन, द सेम प्लेन, द सेम प्लेन, तो इन तीनों में से कोई आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोप सॉल्यूशन यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पस अपीयर्स क्लाउडी, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सोप मिसल्स कैन, इसलिए होता है। नॉर्मल सी बात है, जब कोई चीज़ क्लियरली क्लीनिंग पर्पस के लिए हो रही है और क्लाउड ही दिख रही है, क्यों? स्कैटर कर रही है वो लाइट को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पीपल प्रीफर टू वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर सीजन, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट कॉटन क्लोथ्स आर, क्यों पहनते हैं कॉटन क्लोथ्स, क्यों पहनते हैं समर सीजन में? समर इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो वाटर को बहुत जल्दी एब्जॉर्व कर लेता है, गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ द वाटर। चलिए नेक्स्ट, हाँ चलिए, एम्प्लॉइंग क्रोमेटोग्राफी वन कैन नॉट सेपरेट, क्रोमेटोग्राफी से क्या क्या सेपरेट नहीं किया जा सकता? पढ़िए, क्या लिखा है, कलर फ्रॉम ए डाई, ये कलर है। पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, ड्रग फ्रॉम ब्लड, ये सारे के सारे ना कलर्स की बात है, बट ये जो कलर की बात नहीं है, तो क्या हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास, ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि एटॉमिक नंबर जो है वो ज़्यादा प्रॉपर्टी बता पाता है एटॉमिक मास से? सबको पता है, हेनरी मॉसले, हेनरी मॉसले ने कॉन्सेप्ट दिया था। मुझे बताइए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने इन्वेंट करी थी, किसने बताया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में? चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज आल्सो नोन एज विटामिन सी, विटामिन सी बताइए किस में मिलता है? पहले तो ये बताइए, आपको ना सारे विटामिन के इवन सारे नाम पता होने चाहिए कि विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, बी का नाम क्या है, सी का, डी का, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो विटामिन सी का क्या है इसमें? एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स, इनमें से कौन सा एनिमल सेल में नहीं मिलता? आपको सबको पता है सेल वॉल नहीं होता। मार्सिला, फर्ड एंड हॉस्टेल आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट क्रॉप्स, इसका आंसर क्या है? अगर आप ध्यान से देंगे तो अगर आपको चारों चीज़ पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, वरना एक क्वेश्चन स्किप करने वाला है। इसका आंसर है टेरिडोफाइटा। ये भी आपको बायोलॉजी वाली वीडियोज़ में मिलेगा, वहाँ से आप पढ़िए ध्यान से। देखिए हमने क्या है यहाँ पे चीज़ों को बहुत ही फास्ट तरीके से करा है, सारे क्वेश्चन जो है हमने बहुत फास्ट करे हैं, मतलब चीज़ों को बहुत फास्ट तरीके से एक एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो आपको भी क्या करना है, एग्ज़ाम में जब पैटर्न आएगा तो आपको इस तरीके से फॉलो करना है, और जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन एक बार देख लीजिए वीडियोज़ को, इस वाली वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको ना आपका थोड़ा दिमाग खुल जाएगा कि क्वेश्चन करते कैसे हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो हमारा ये एक पेपर सॉल्व हो गया CDS का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, उनको भी चीज़ें कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे, और एक कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।